नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है। कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है। हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डॉलर का है। इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और आश्वासन भी मिलता है। यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है। आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है। गांव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है। 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को संकट से उबार सकें। चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भगीरथ प्रयास था। अब तक हमें जो सफलता मिली है उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो। हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए, ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में स्थिरता ला सके। आज जब मैं इस स्थिति का जायजा ले रहा हूँ तो मुझे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही स्थिति है। मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगिकरण हो। निजी क्षेत्र में भी कुछ राज्य सरकारें कभी कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती हैं कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी वे मांग करती हैं, परंतु उनकी नाराजगी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे मांग करती हैं। वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की मांग करती हैं, जो उचित भी है, परंतु
फिर वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएं, और उसके पीछे सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं। इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना के प्रति आम सहमति हो गई है। मैं और किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहा, और मैं बिना किसी हिचक के आज यह घोषणा करना चाहूँगा, महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। व्यापक रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। प्रथम, प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, साक्षर प्रौढ़ों को की अनवरत शिक्षा। भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति मर्यादाएं कैसे बनी रहती। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्धसाक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना, साथ ही जीवन क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। एक तथ्य यह है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की परामर्शों को स्वीकार
करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा की संज्ञा से अभिहित किया। जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी। स्टॉप। थैंक यू। इसका आप लोग ट्रांसलेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थोड़ा टफ मैटर है, वर्ड्स अलग अलग हैं, तो जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।